मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था। श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है। कोई भी देश कभी इस पुस्तक का अपमान करने की हरकत न कर सके, और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं। मुझे लगता है गीता का अपमान है। गीता है सबसे बहुत ऊपर की किताब है। जो राजा जयसिंह के महल का भाग है, एक के बाद एक तमाशा करेंगे। ये जो महल है भगवान शिव का मंदिर है, मैं समझती हूँ कि उनको इतिहास की सही जानकारी नहीं है। शाहजहां ने उसको खरीदा था। गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहिए या नहीं, यह है वो मुद्दा जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने वाले बयान को लेकर अब सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। सुषमा स्वराज के यही अल्फाज मोदी सरकार के लिए सवालों का सबब बन गए। सुषमा का ये बयान विरोधियों को नागवार गुजरा और एक के बाद एक सरकार पर आरोपों की बौछार शुरू हो गई। सुषमा के इस बयान का पुरजोर विरोध करने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद आगे आई। हमारे देश में केवल एक ही धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इस किस्म का बयान देकर तो जो बाकी धर्म को मानने वाले लोग हैं, फिर तो वो लोग भी आवाज उठाएंगे कि उनका जो ग्रंथ है वो भी राष्ट्रीय घोषित होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इस किस्म का बयान उनको नहीं देना चाहिए था, तो ये उचित नहीं है। मायावती ने सभी मजहबों की भावनाओं का हवाला दिया तो कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी और मोदी सरकार पर इल्जाम जड़ दिए। कांग्रेस का कहना था कि चूंकि सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रही है, इसी वजह से अब मोदी सरकार के मंत्री ऐसे बयान देकर मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 साल तक अटल जी की सरकार थी, सुषमा स्वराज मंत्री थी, क्यों नहीं आपने डिक्लेयर किया? आज क्यों आप ये डिमांड कर रही हैं? 6 साल के अंदर जब सरकार आपकी थी तब तो एक बार भी आपने नहीं कहा है। अगर नरेंद्र मोदी को खुश करने की कोशिश है तो इस पे फिर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मौका हाथ आया तो मोदी के खिलाफ महामोर्चा की जुगत में जुटी जेडीयू भी ताल ठोकती नजर आई। गीता जो है वो इनके पहले से भी चल रही है और गीता को कोई किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, फिर गुरु ग्रंथ साहब क्यों नहीं होना चाहिए? पूरा विपक्ष एक हो गया, लेकिन बीजेपी सुषमा के बयान के साथ खड़ी रही। बीजेपी ने साफ कर दिया कि जो कुछ सुषमा ने कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सच्चाई ये है कि आज भी अगर ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं होता तो अदालतों में न्याय देने के लिए और न्याय पाने के लिए गीता का उपयोग किया जाता है। गीता की कसमें खाई जाती हैं। सरकार बनने से अब तक मोदी सरकार को विपक्ष मुद्दों से ज्यादा बयानों पर ही घेरता नजर आया है और सुषमा का गीता उपदेश भी इसी सिलसिले की एक और कड़ी बन गया। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में गीता के प्रचार प्रसार के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन समापन कार्यक्रम के दिन सुषमा स्वराज ने एक ऐसा बयान दे दिया कि विवाद खड़ा हो गया और राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल, यूथ फॉर कांग्रेस के फाउंडर शहजाद पूनावाला, धर्माचार्य साध्वी सोनिया, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अतर हुसैन देहलवी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता दीप नारायण यादव। संबित, ऐसा लग रहा है आप पूरी तरह अपना हिंदू एजेंडा लागू कराने का मन बना चुके हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, 2-3 चीज यहाँ ध्यान देने का है कि गीता के ऊपर ही कार्यक्रम था और सुषमा जी उस कार्यक्रम में बोल रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि इसे एक नेशनल ट्रेजर के रूप में देखना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? अभी नहीं इसमें है क्या? कोई दो मत नहीं है कि भगवत गीता, नहीं सुनिए, मैं वही बता रहा हूं। अभी भगवत गीता केवल एक नेशनल ट्रेजर नहीं है, वो एक इंटरनेशनल ट्रेजर है। जिस प्रकार से उसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है, उसे किसी प्रकार की एक तरह से हमें स्टैंप करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस उन्होंने यही कहा कि इसको एक राष्ट्रीय संपदा के रूप में घोषित होना चाहिए। वो है भी और घोषित भी हो जाएगा तो मुझे लगता है किसी को इससे दुख परेशानी नहीं होगी। भगवत गीता किसी रिलीजन स्पेसिफिक ये पार्टी की टोटली ऑफिशियल लाइन है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती है, एनडीए सरकार चाहती है कि गीता को
राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, ये आपकी ऑफिशियल लाइन है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं। हम पार्टी के राय को रखेंगे, गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन से आप गवर्नमेंट के राय को पूछिए। हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवत गीता किसी एक धर्म स्पेसिफिक्स का स्क्रिप्चर नहीं है, ये इस धरती का स्क्रिप्चर है, क्योंकि 5151 वर्ष पुराना। मैं आपने कुछ सवाल पूछा, आप मुझे पूरे सवाल का जवाब देने नहीं देते। आप ये कह के कि साहब मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, सरकार किसकी है? सरकार किसी और की है क्या? नहीं, देखिए, आपको ये टेक्निकल लाइंस पता होना चाहिए कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उस पे सरकार के प्रवक्ता बनाए गए हैं। 2 प्रवक्ता हैं सरकार के, जो इस पे अगर लाइन सरकार लेती है वो घोषित करते हैं बाकायदा मंच पर आकर। तो अगर जो भी लाइन इस पे सरकार को घोषित करनी होगी तो सरकार अपने प्रवक्ता के माध्यम से घोषित करेगा। आप कह रहे हैं जो पार्टी का इस पर चिंतन है वो मैं आपके सामने रखूंगा। पार्टी इस लाइन को इंडोर्स करती है। पार्टी का मानना है कि भगवत गीता को एक धर्म के साथ जोड़ के देखना ये छोटा विषय होगा। 5151 वर्ष से अगर भगवत गीता इस धरती पर है तो ये धरती की किताब है। जिस धरती पर आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इट इज द बुक ऑफ सिविलाइजेशन। वो इस सिविलाइजेशन का किताब है, तो अगर उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं तो किसी दूसरे का धर्म छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। हम सब आखिर इस धरती के तो पुत्र हैं। नहीं, कल के दिन अगर मुस्लिम कहेंगे हमारे कुरान को भी आप राष्ट्रीय ग्रंथ का महत्व दीजिए, क्या आप देंगे? कुरान को भी सम्मान हासिल है। ये कुरान और गीता के बीच कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, धर्म ग्रंथों के बीच लड़ाई नहीं होती है। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, वो हिंदू धर्म के हैं, इसलिए किसी को आपत्ति होगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? वो इन चीजों में कभी डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए। कहीं आप संस्कृत को कंपल्सरी करने की बात कर रहे हैं, कहीं आप गीता को कह रहे हैं साहब राष्ट्रीय ग्रंथ बना दीजिए, कहीं आप कह रहे हैं, आपके एक प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि साहब ताजमहल में इससे पहले शिव का मंदिर था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग जाकर ताजमहल वाले डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहता। विकास के एजेंडे से कहीं आप भटक तो नहीं है? शहजाद, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं भटक रहे हैं, बिल्कुल नहीं भटक रहे हैं। शहजाद, आपका जवाब। जैसे मैंने शुरू में कहा, वो एक गीता के ऊपर फंक्शन था, वहां मंत्री साहब ने ऐसा कहा। जी संबित जी, अगर शांत रहेंगे तो मैं जवाब दूं। ठीक है, देखिए, पहले तो मैं अभी जैसे मैंने संबित के वक्तव्य में हस्तक्षेप नहीं किया, तो मैं यही कर्टेसी चाहूंगा उनसे। संबित भाई कह रहे हैं कि वो सरकार के प्रवक्ता नहीं है, पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो कल से शायद जब काले धन पे और अलग मुद्दों पे सरकार को घेरा जाएगा तो संबित जी नहीं आएंगे, मेरी यही आशा है। पर उसको छोड़ दीजिए, मैं 3 या 4 पहलू लाना चाहता हूं आपके सामने। पहला पहलू कि यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस गीता ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को देकर उसको अनौपचारिक रूप से सर्टिफिकेट पाने की बजाय एक अधिसूचना की केवल जरूरत है। आपकी सरकार है, आप कल अधिसूचना ले आइए सवेरे और उसको बना दीजिए राष्ट्रीय ग्रंथ, मुद्दा खत्म। दूसरी बात, आप अगर चाहते हो कि इसको राष्ट्रीय ग्रंथ या राष्ट्रीय किताब के रूप में देखा जाए, तो इसका मतलब यह है कि आप संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ और राष्ट्रीय किताब के रूप में नहीं देखते। तो आपको यह तय कर लेना चाहिए कि जो धर्मनिरपेक्षता का उसूल है हमारे संविधान में, उसको भी आप नहीं मानते, और इसके लिए आपका नाम जो है भारतीय जनता पार्टी से बदलकर आपको एक विशेष समुदाय जनता पार्टी नोटिफिकेशन की आप बात कह रहे हैं। भारतीय संविधान में विश्वास है। विनोद बंसल साहब, आपको लगता है कि इस तरह के जो बड़े ग्रंथ हैं, मतलब गीता जैसे ग्रंथ के बारे में तो सदियों से चला आ रहा है और न जाने कब तक चलेगा, उसको सिर्फ ये कह देना साहब राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर जाए, आपको लगता है उसकी महात्म्य को, उसकी महत्वता को कम करना जैसा है? नहीं, कम करने वाली बात नहीं है। देखिए, जिस पृथ्वी के साथ ये जुड़ा हुआ ग्रंथ है, इस ग्रंथ के साथ में किसी मत पंथ संप्रदाय का कोई स्टैंप नहीं लग सकता। ये ग्रंथ तब बना था जब कोई भी मतांतर जो आज की डेट में है, कोई भी रिलीजन जिसको आप कहते हैं आज की डेट में डिफाइन जिसको करते हैं, वो रिलीजन उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 5151 वर्ष पहले ये ग्रंथ लिखा गया था। और इस ग्रंथ में एक और बात बता दूं, इस ग्रंथ में अगर कोई सांप्रदायिकता की बात करे तो इसमें हिंदू शब्द का भी कहीं जिक्र नहीं है, एक बात। दूसरी बात, इसमें मानव मात्र के लिए कल्याणकारी जो बातें हैं
वही बताई गई हैं। इसमें ऐसा नहीं बताया गया। कहाँ कम हो रही है? वो कल्याणकारी बात बंसल साहब अपनी जगह पे है, लेकिन जबरदस्ती आप हैं और आप ताकत में आप इसे थोप देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जबरदस्ती कौन सी हो रही है? तो शायद आपने कहा कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, आप उस पर एग्री हो जाइए। नहीं, बिल्कुल करना ही चाहिए, सरकार को कर देना चाहिए। मैं तो अभी मैं कह रहा हूँ तुरंत कर देना चाहिए इसमें। लेकिन आपके पास आऊंगा, एक और रिपोर्ट हम आपको दिखा दें और किसी और को ऑब्जेक्शन करने की क्या जरूरत है? एक और रिपोर्ट दिखा दें। कभी मंत्री के बयान पर तनातनी तो कभी नेता के ऐलान पर वार पलटवार। बीजेपी के लिए हर रोज एक बयान बवाल की वजह बनता जा रहा है। सुषमा स्वराज ने गीता वाले बयान पर गदर अभी थमा भी नहीं था कि ताज पर नई तकरार शुरू हो गई और नया बयान दिया है बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने। ताजमहल मोहब्बत की अमिट निशानी, लेकिन यही ताज अब सियासतदानों का अखाड़ा बनता दिख रहा है। सियासतदान इस इमारत के जरिए अपनी सियासी गोटियां सेकने में लगे हैं। इसके स्थापित इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयानों पर गौर किया जाए तो आपको यही लगेगा कि ताजमहल का इतिहास वो नहीं जो आप जानते हैं, बल्कि इसका इतिहास तो कुछ और ही है। आजम खान साहब, ताजमहल पर इतनी चिंता हो रही है उनको, अगर मैं कह दूं इतिहास गवाह है उसका भी कि वो राजा जयसिंह के महल का भाग है, तेजो महल है और भगवान शिव का मंदिर है, तब क्या वक्फ बोर्ड को चला जाएगा? ये मुझे मालूम है कि शाहजहां ने उसको खरीदा था, राजा जयसिंह से खरीदा था। उस समय का बैनामा और उस समय की करेंसी में भुगतान का प्रमाण मौजूद है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ताजमहल को मंदिर का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन विरोधी इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। ताजमहल के बारे में अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण नेताओं ने उत्तर प्रदेश में कहा कि ये मंदिर था। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ महीनों से कभी लव जिहाद का नारा दे रही है कि इस तरह के वो विषयों को लाके इस देश में सामाजिक तनाव बढ़ाना चाहते हैं और पूरे देश की प्रतिष्ठा दुनिया में बिगाड़ना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ताज को लेकर ऐसी तनातनी सामने आई हो। वाजपेयी साहब से पहले यूपी सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खान भी ताज पर बयान देकर सुर्खियों में आ गए थे। ताजमहल दो मुसलमानों की कब्रें हैं, उनमें एक का नाम शाहजहां था और दूसरे का नाम मुमताज महल था। ये क्या थे इसकी बहस नहीं है। मजहब में और धर्म में राजा और रंक बराबर होता है। अब उसके ऊपर कैसी इमारत बनी हुई है ये अलग बात है। सस्ती अगर इमारत है तो वक्फ बोर्ड में होगा और महंगी इमारत है, आमदनी की इमारत है तो भारत सरकार उसका पैसा लेगी। यमुना किनारे शान से खड़े ताज ने दुनिया भर के मुरीद देखे, मोहब्बत की मिसालें देखी, लेकिन ये शायद ताज ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो सियासत की बिसात का मोहरा बन जाएगा। टीम न्यूज नेशन। और ऐसा नहीं कि ये आजम खां का पहला बयान है, इससे पहले भी वो लगातार ताजमहल पे कई बयान दे चुके हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उसके बाद चर्चा करेंगे राष्ट्रीय धरोहरों पर राजनीति करना क्या ठीक है। तो ताजमहल में किसी को मकबरा दिखता है, किसी को देवालय दिखता है, लेकिन 1632 में शुरुआत हुई, 1653 में बना ताजमहल, 2014 में राजनीति हो रही है। मेरे साथ मौलाना दहलवी साहब हैं। दहलवी साहब, आजम खान साहब को क्या हो गया? उनके बयान आप सुनेंगे। एक जगह वो कहते हैं कि ताजमहल बनाए जाने को आम लोगों के पैसे का गलत इस्तेमाल वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जिस तरह बाबरी विध्वंस हुआ ठीक वैसे ही अगर ताजमहल में हमला किया जाता तो वो भीड़ की मदद करते। आज वो दूसरा बयान दे। परेशानी क्या है हमारे यहाँ सियासी लोगों की? सबसे अहम तरीन चीज ये हो गई है कि मीडिया डार्लिंग बनने के लिए हम हर वो बात कहेंगे लोग सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन हमको वो कहना चाहिए। लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं देता कोई कि आप नेशन प्राइड के साथ खिलवाड़ करें, राजनीति करें। जो भी ये चीजें हैं जो भारत के चिन्ह के तौर पे आज जानी जाती हैं, उन पे किसी एक खास वर्ग को या किसी एक खास लफ्जों के साथ उस पर राजनीति करना जो है ना, ये जो है हमारे देश हित में है और ना ही धरोहर के हित में है। जी। बदकिस्मती क्या हो गई है कि आज हम उन चीजों के ऊपर जो है चर्चा और जो है बहस करना चाहते हैं, जो जिन चीजों पर हम इस बहस से बहुत ऊंची चीज। लेकिन साध्वी सोनिया, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो 7 वंडर्स में से एक है, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग अगर भारत आते हैं, जो ताजमहल देखने आते हैं, जहां से हमें बड़े पैमाने पे रेवेन्यू मिलता है, उस नेशन प्राइड के साथ हमें राजनीति करनी चाहिए?
राजनीति करने के लिए राष्ट्रीय धरोहर के साथ खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय जन वो सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद में राजनीति आती है। अगर राष्ट्र के ही हित को अगर आप कुछ समाधान नहीं कर सकते हैं और राष्ट्र का कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उसके ऊपर राजनीति करने का वैसे भी अधिकार नहीं है। रहा सवाल ये कि वहां पर शिवलिंग था कि नहीं था, ये आज तक ये बात सामने क्यों नहीं आई, और अगर अब सामने आई है तो उसके भी बहुत से रास्ते हैं। हमारा शास्त्र, हमारा ग्रंथ बहुत विशाल है। नहीं, लेकिन जिस हिस्टोरियन पुरुषोत्तम नारायण ने जो ये कोर्ट में ले गए थे ये मामला, बाद में उन्होंने ही पैर पीछे खींच लिए थे। समाजवादी पार्टी के नेता भी मेरे साथ दीपनारायण यादव साहब जुड़े हैं। दीपनारायण यादव साहब, आप आजम खान साहब से कह सकते हैं कि इस तरह की राष्ट्रीय धरोहरों पर हमें राजनीति करने से बाज आना चाहिए। देखिए, जहां तक सवाल माननीय मंत्री जी का है, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, लेकिन जो लोग सियासत में बैठे हैं, जिनकी ये जिम्मेवारी है, देश जिनकी तरफ ये देख रहा है कि किसान की कैसे मदद होने जा रही है, गांव कैसे बदलेगा, गरीबी कैसे दूर होगी, कि एक के बाद आपके नेता एक विवादित बयान देते हैं और उन पे लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। सवाल यह है कि उनके बयान को किस रूप में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने किस रूप में कहा है। खत्म हुआ है राजनीति के अंदर, जो आज आप बीजेपी को कह रहे हैं, पहले कांग्रेस की तभी भी ब्लेम गेम चलता था। सवाल यह है कि राजनीति में मुद्दे कौन से हो, मुद्दे ये नहीं होने चाहिए जिस सरकार के लोगों ने ये उम्मीद पाली हो कि देश को बदलेंगे, गांव को बदलेंगे, गरीब को बदलेंगे। वक्फ बोर्ड या सुन्नी वक्फ बोर्ड, जिनके पास जो मौजूदा जो एसेट्स हैं, क्या वो उनको संभाल पा रहा है? नहीं, बात वो नहीं है संभाल पा रहा कि नहीं संभाल पा रहा। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार किसी कैबिनेट मंत्री को यह अधिकार किसने दिया कि राष्ट्रीय मूल्यों के साथ खिलवाड़ करे? सवाल ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब को भी किसने अधिकार दिया? मैं यही बात कहना चाहता हूं रमेश जी। आखिरकार लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ये बात कही तो सारा मीडिया उछल पड़ा और सारे लोग, सारे राजनेता बोल पड़े। जब तक आजम खान ने ये कहा कि मैं भारत माता को डायन कहा, तब सब चुप रहे। जब उसने कहा कि हाँ, ये जो मुलायम सिंह जी की जो जन्मदिन मनाया गया, उसका पैसा जो दाऊद इब्राहिम ने दिया था, हमने ये सवाल पूछा था। सुनिए मेरी बात को। रमेश जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सारे तथाकथित मीडिया की और प्लस तथाकथित सेकुलर राजनेता की बात कर रहा हूँ। जितनी भी बातें ताजमहल के बारे में अब तक आजम खान ने कही हैं, क्या वो ठीक थी? जी। और मैं एक और बात कहता हूँ, जहां तक लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा है, वो बात भी तथ्यात्मक है। मैं तो कहता हूँ उसकी जांच करनी चाहिए और ये बाकायदा जो नीचे वाला तल है ताजमहल का, उसको खुलवा के देखना चाहिए। शहजाद क्या कुछ छुपा के रखा हुआ वहां पर? शहजाद छुपा के रखा हुआ? शहजाद, आप जवाब दे सकते हैं। झा साहब, एक सेकेंड, आपने सवाल हमसे किया, एक सेकंड हम अपनी बात पूरी कर दें। मैं शहजाद के बाद आपके पास आता हूं। यादव साहब, शहजाद, जहां तक आजम खान की बात है, पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं कि शिहाब बोल रहे थे कि जय सिंह जी ने हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय, आइए कौन हस्तक्षेप कर रहा है मेरी बातों में बीच में? आप कंटिन्यू करिए ना, थोड़ा संयम रखिए। शहजाद कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो जो शिया बोर्ड ने पहले तो ये क्लैरिफाई कर दिया था, की जगह बेची है, क्लैरिफाई कर दिया था कि अगर पहले तो कि ये देखिए, ये बात ही करने नहीं दे रहे। रमेश जी, आप इनको रोकेंगे तो मैं बोलता हूं, वरना छोड़ दीजिए। ओके, संबित आपके पास आ रहा हूं। संबित, प्राइम मिनिस्टर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो विदेशों में जाके हमारे टूरिज्म के लिए कहते हैं आइए आप हमारे यहां निवेश करिए, और आपके संगठन के व्यक्ति, आपके सरकार के नहीं, अब आप संगठन का बयान देंगे, आपके संगठन के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि साहब वहां तो शिव का मंदिर था। ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। किसी को भी ये ताजमहल के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारे पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी का हो। ताजमहल ना केवल हिंदुस्तान का, विश्व का एक धरोहर है और हमें इसके लिए सम्मान रखना चाहिए। इसमें इस प्रकार की चर्चाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो कर रहे हैं उनका क्या? मुझे कोई नहीं, अच्छी बात नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। इसमें राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग कंडेम करना चाहिए। नहीं, वो चिंता संगठन करेगी, जो भी है वो आप चिंता ना करें, मगर हम लोग को नहीं करना चाहिए ऐसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। समय हमारे पास समाप्त हुआ, लेकिन कुल मिला के बात जो निकल कर आई, राष्ट्रीय धरोहरों के साथ राजनीति करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।